एवरीवन, दिस इज मी कोमल त्रिवेदी। आज हम बात करने वाले हैं जून में हमारे अपकमिंग एग्जाम जिसका कोड है BZYET143 वेक्टर्स एंड वेक्टर से होने वाली डिजीज के बारे में। ठीक है, सो हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 का PYQ, जिसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं कुछ डिफाइन करने के, कुछ मैच करने के, कुछ आपको शॉर्ट नोट के टाइप में लिखना होगा, यानी ओवरऑल डिटेल लिखनी होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है? हमारे फॉर्मेट में 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और लगभग क्वेश्चन आएंगे आपके पास 5 या 6 क्वेश्चंस, जिसके अंदर सब क्वेश्चंस डिवाइड होंगे और आपको उन सब क्वेश्चंस को वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मार्किंग स्कीम दी गई है। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको 3 टर्म्स को डिफाइन करना है, जिसमें से पहला है मेटामॉर्फोसिस, डायपॉज एंड वेक्टोरियल कैपेसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी भी इंसेक्ट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली बिकॉज चैप्टर इंसेक्ट का है तो हम इंसेक्ट को लेकर बात करते हैं, उनके अंदर होने वाला एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज। मतलब एग से लेकर अडल्ट बनने तक के जितने भी फॉर्मल चेंजेस आते हैं, जितने भी फॉर्म्स में उनका चेंज आता है, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सो ये समझ में आ गया कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। जब भी कोई टेंडेंसी या एबिलिटी या बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज, इट इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस। सेकंड आपके पास दिया गया है डायपॉज। डायपॉज, पॉज वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्ट या फिर टर्मिनेट। सो डायपॉज के अंदर ऐसे रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट के अंदर हम ऐसे रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं जो कि हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और ये तब आता है जब किसी भी इंसेक्ट को उसका अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी उसके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं होता है, जैसे ड्रॉट है, विंटर है या फिर फूड की शॉर्टेज है। तो उस टाइम पर इंसेक्ट सर्वाइवल के लिए किस स्टेज में चला जाता है? रेस्टिंग स्टेज में, जिसे बोला जाता है डायपॉज। ओके, थर्ड इज वेक्टोरियल कैपेसिटी। वेक्टोरियल कैपेसिटी का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर की, किसी भी इंसेक्ट वेक्टर की वो एबिलिटी या वो टेंडेंसी जिसके जरिए वो पैथोजन का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, इट इज नोन एज वेक्टोरियल कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिफरेंशिएट करना है आपको टर्म्स के बारे में, दैट इज मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स। अब मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या है? मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर्स वैसे तो सेम काम कर रहे हैं, पैथोजन को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेक्टर की। तो मैकेनिकल वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है ये पैथोजन को कैरी करता है, बट एक्सटर्नली, यानी अपने बॉडी सरफेस पर कैरी करता है, एंड उसके थ्रू ही क्या करेगा? एक होस्ट बॉडी तक उस पैथोजन को पहुंचाएगा। सेकंड, बायोलॉजिकल वेक्टर क्या करता है? बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर यानी इनसाइड ऑफ देयर बॉडी इनका पैथोजन डेवलप होता है, उसी के अंदर उनकी डेवलपमेंट होती है, एंड थ्रू बाइट और थ्रू एनी कॉन्टैक्ट ये होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है। सो मैकेनिकल वेक्टर क्या है? ये पैसिव ट्रांसमिशन शो करता है, और बायोलॉजिकल वेक्टर एक्टिव ट्रांसमिशन शो करता है। जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं, जस्ट बिकॉज वो वेक्टर की अंदर होते हैं, द वेक्टर बॉडी के अंदर होते हैं, उन पैथोजेंस का जो डेवलपमेंट है या डिवीजन है वो हो सकता है, यानी बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर पैथोजन का मल्टीपल डिवीजन होता है, पॉसिबल है। बट जो हमारे पास मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रह रहे हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए या डिवीजन के लिए कोई भी नेसेसरी चीज या फिर वो कंडीशन प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। सेकंड, जो हमारे पास मैकेनिकल वेक्टर है इनका अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो हम मैकेनिकल वेक्टर में रख सकते हैं हाउस फ्लाई को, जस्ट बिकॉज हाउस फ्लाई क्या करती है? किसी भी गंदी जगह पर बैठती है, किसी भी गंदी जगह से उड़कर आती है, एंड अगर कोई भी चीज खुली रखी है जैसे कि फूड या वाटर या कोई अदर चीज, कॉन्टेक्ट वाली चीज जो रखी हुई है, वहां बैठती है और उसके थ्रू ट्रांसमिशन करती है पैथोजन का। वहीं अगर बायोलॉजिकल वेक्टर की बात करी जाए तो बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर सबसे सुटेबल एग्जांपल है मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर मलेरियल पैरासाइट का बॉडी साइकिल चलता है, मतलब पूरी लाइफ साइकिल का 75% होस्ट बॉडी के अंदर है और 25% का हिस्सा मॉस्किटो की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, या फिर कह सकते हो प्रोसीड होता है। सो बायोलॉजिकल वेक्टर में एग्जांपल आ जाएगा मॉस्किटो, और मैकेनिकल में हमारे पास एग्जांपल है हाउस फ्लाई का। ओके,
इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है या डेंजरस है वो होता है बायोलॉजिकल वेक्टर, क्योंकि उसके पास डिवीजन भी कर सकता है, बॉडी को ज्यादा अच्छे से नुकसान पहुंचा सकता है, और आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर ही वो ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आता है हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस दोनों ही हमारे पास मेटामॉर्फोसिस के टाइप है, बट मेटामॉर्फोसिस भी दो टाइप की होती है, या तो वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी या फिर इनकम्प्लीट। सबसे पहले बात करते हैं हेमी मेटाबोलस की। हेमी मेटाबोलस का मतलब क्या है? जब जो मेटामॉर्फोसिस हो वो हाफ ही डन हुई हो, या कंप्लीटली वो मेटामॉर्फिकल स्टेज में जा ही नहीं रहा है। मतलब एक एग है, वो हैच हुआ, देन उसका जो प्री एडल्ट स्टेज है वो रिजेम्बलेंस में बिल्कुल एडल्ट की तरह है, मतलब वो सिर्फ साइज में छोटा है, बाकी पूरी रिजेम्बल और डेवलपमेंट और जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम अडल्ट की तरह है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या फिर इनकम्प्लीट या फिर हेमी मेटाबोलस स्टेज बोलते हैं। इसके अपोजिट होलो मेटाबोलस एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट कैसे देखेंगे कि ये कोई एग है, हैच हुआ, हैच होने के बाद लार्वल प्यूपल स्टेज आया, और लार्वल प्यूपल स्टेज के बाद अडल्ट स्टेज आई, यानी स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे फेजेस के साथ चेंज होते होते एक बॉडी को अडल्ट बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर बात करेंगे हेमी मेटाबोलस की, तो इनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, जिसकी वजह से अडल्ट और प्री अडल्ट एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी स्ट्रक्चर सेम है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी काफी हद तक सेम है। और इनके बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो हेमी मेटाबोलस में एग्जांपल आ जाता है कॉकरोच, और होलो मेटाबोलस में आप एग्जांपल ले सकते हो मॉस्किटो, क्योंकि कॉकरोच अपना प्री एडल्ट स्टेज से पहले भी सेम रिजेंबल करता है, और एडल्ट स्टेज में तो वैसा ही है, यानी डेवलपमेंट हो रखी है, बस साइज में और कुछ कुछ चीजों में क्या है, चेंजेस हो रखे हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको तीनों टर्म्स को, कॉलम ए और कॉलम बी के तीनों टर्म्स को आपस में मैच करना है, यानी कौन किससे रिलेटेड है ये पता करना है। सबसे पहले आपके पास टर्म दे रखी है ट्रेंच फीवर। अब ट्रेंच फीवर नॉर्मल एक फीवर की बात हो रही है, बट इसका नाम ट्रेंच फीवर क्यों पड़ा, ये कैसे आया और कब डिस्क्राइब या डराइव हुआ? ट्रेंच फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि बॉडी लीज की वजह से आता है। ये स्टार्ट हुआ था, या ये कह सकते हो ये डिस्कवर हुआ था उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर जो सोल्जर्स थे वो, उन्हें डर्टी ट्रेंचेस में रहना पड़ रहा था, वहाँ पे पुअर हाइजीन था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था, और जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक ऐसी जगहों पर रहने की वजह से बॉडी लीज जो होती हैं वो आ जाती हैं, और बॉडी लीज की वजह से जब वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो करती हैं, वो धीरे धीरे स्किन को काटना शुरू करती हैं, इन्फेक्शियस वुंड क्रिएट करती हैं। उन्हीं इन्फेक्शियस वुंड की वजह से आगे चलकर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकती हैं, यानी बीमारी फैल सकती है। उस ट्रेंचेस की वजह से इसका नाम ट्रेंच फीवर रखा गया। और ये जो बीमारी है वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है लीज की वजह से, बट ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है वो है बार्टनोला क्विंटेना, जिसका जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम मिलकर बना है बार्टनोला क्विंटेना। लेकिन जो इसके वेक्टर हैं वो होते हैं आपके पास पेडिकुलस हिमोरस कॉर्पसेस, यानी बॉडी के ऊपर नॉर्मल बॉडी से ही ट्रांसमिट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन क्या था? ट्रेंच फीवर। तो ट्रेंच फीवर किससे कोरिलेट कर रहा है? हाउस फ्लाई, बीटल या फिर बॉडी लाउस। ये बॉडी लाउस से रिलेटेड है, क्योंकि ये बीमारी किससे हो रही है? लीज के स्प्रेड होने से, और उन्हीं की वजह से इनके जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसे हाई फीवर आता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, और ब्लड लेवल थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से बार बार चक्कर आना, और उसी चक्कर की वजह से धीरे धीरे बुखार आना, ये सारी चीजें सिम्टम्स इसके आते हैं। सेकंड आपके पास दे रखा है हॉल्ट्रेस। हॉल्ट्रेस एक ऐसा पार्ट है, अनडेवलप्ड पार्ट कह सकते हो, जो कि फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी ये डिप्टेरा ऑर्डर के जो फ्लाइज होते हैं उनके अंदर होता है। ये उड़ने के लिए अपने हिंड विंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मर विंग्स होते हैं उनके अलावा जो बैक विंग्स होते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट तो आगे वाले विंग्स संभाल रहे हैं, तो जो पीछे वाले विंग्स हैं वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाते हैं, हिंड विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होकर एक बैलेंसिंग ऑर्गन बनते हैं जो कि क्लब शेप का होता है, और इसी
बैलेंसिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं हॉल्ट्रेस। अब जो हॉल्ट्रेस है वो किससे आ रहा है, ये कौन कौन सी चीज़ों में होता है, जैसे मॉस्किटो में होता है, हाउस फ्लाई में होता है, और हमारे पास हाँ मतलब फ्लाई कैटेगरी में, जो डिप्टेरा की फ्लाई कैटेगरी होती है उनमें आता है, ठीक है। थर्ड इज एलाइट्रा। एलाइट्रा भी एक हार्डर लेदरी विंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि विंग की तरह तो है, बट इससे उड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये ऐसे पहली बात तो ये जो कॉलिप्टर्स होते हैं, कॉलिप्टेरा होते हैं, उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी बग्स पर होते हैं, ठीक है, बीटल्स पे होते हैं। ये एक हार्ड स्किन की तरह काम करते हैं, जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे, पर इनका उड़ने का काम नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से ये हार्ड है शेप में और लेदरी है, ठीक है। सो ये रिलेट करता है बीटल से। अब आंसर देखा जाए तो ट्रेंच फीवर रिलेटेड टू बॉडी लाउस, हॉल्ट्रेस रिलेटेड टू हाउस फ्लाई एंड एलाइट्रा इज रिलेटेड टू बीटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब द कॉजेटिव फैक्टर, टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ मायासिस। मायासिस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मायासिस क्या है। मायासिस भी एक लार्वल डिजीज है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन की बॉडी पर और काफी ऑर्गन्स की बॉडी पर भी इन्फेक्शन कॉज करती है। जो मायासिस होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं, क्यूटेनियस, वुंड, नेसोफेरेंजियल और इंटेस्टाइनल। मायासिस 4 तरीके से किसी भी ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर क्यूटेनियस मायासिस है तो क्यूटेनियस माइसिस का मतलब क्या है, जो लार्वल डेवलपमेंट हो रही है, यानी जो लार्वा है उस डिजीज का, जो लार्वा है, लार्वा कौन सा है, यहाँ पे जो लार्वा है वो आपका है मगुट्स। जो मगुट्स लार्वा है ये बॉडी के स्किन पर, मतलब क्यूटेनियस का मतलब क्या है, स्किन के अंदर डेवलप हो रहा है। जब स्किन के अंदर ये लार्वा एंटर करता है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस माइसिस। सेकेंड वन इज वुंड माइसिस। वुंड माइसिस का मतलब क्या है, किसी भी वुंड के अंदर लार्वल एंट्री के बाद होने वाला इन्फेक्शन इज नोन एज वुंड माइसिस। थर्ड इज नेसोफेरेंजियल। नेसोफेरेंजियल मतलब नोज एंड फेरिंग्स, यानी थ्रोट एरिया। जब नोज या थ्रोट एरिया से कोई भी लार्वल एंट्री हो रही है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं आपका नेसोफेरेंजियल माइसिस। ओके, फोर्थ वन इज इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है लार्वा और उस लार्वा ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कॉज किया है, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल माइसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी कोई इस तरह का माइसिस फॉर्म हो रहा है किसी भी ह्यूमन में, किसी भी एनिमल में, तो दे फील पेन, इचिंग, स्वेलिंग, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, टिश्यूज खत्म होने लगती है, धीरे धीरे बॉडी के सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल आती है, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अगर एक जगह इन्फेक्शन हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि ये जो इन्फेक्शंस हैं वो स्प्रेड हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू। सबसे पहले डेंगू समझते हैं, डेंगू क्या है। डेंगू भी एक क्या है, एक ऐसा वायरल डिसऑर्डर है जो कि फ्लेवेवी वायरस से हो रहा है। इसका वेक्टर है एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से फैलता है, और ये बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, सिम्टम सेम है, पेन हो रहा है, मसल जॉइंट्स में पेन होगा, मसल में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, फीवर आएगा, हाई फीवर आएगा। ओवरऑल बॉडी की जो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब करता है, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। सो जो डेंगू है ये इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस तक पहुंच सकता है। ये वर्मिया डेवलप करता है, अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो उसके अंदर वर्मिया डेवलप होगा। उस वर्मिया के डेवलप होने के बाद फीमेल मॉस्किटो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, नॉर्मली फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर होगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और उस डेवलपमेंट के बाद जो उनके गैमेटोफाइट्स बनते हैं वो गैमेटोफाइट जाकर कहाँ पर मिलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में, और उन्हीं सलाइवरी ग्लैंड्स में इनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। सलाइवरी ग्लैंड में जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है, जो गैमेटोफाइट्स थे वो फ्यूज हो जाते हैं, और गैमेटोफाइट्स फ्यूज होने के बाद उस इन्फेक्टेड वायरस को पूरी तरह से डेवलप फॉर्म में बनाते हैं। और देन जब वही मॉस्किटो किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को या हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो उसके लंग्स, उसके अदर ऑर्गन्स, अदर सेल्स तक रीच करती हैं, एंड धीरे धीरे उस
हेल्दी पर्सन को भी क्या करती हैं, इन्फेक्टेड कर देती हैं। ये था लाइफ साइकिल डेंगू का। सेम है जैसे मलेरियल लाइफ साइकिल होती है। मलेरियल लाइफ साइकिल में क्या हुआ, मॉस्किटो ने बाइट किया किसी इन्फेक्शियस पर्सन को, उस बाइट करने पर सलाइवरी ग्लैंड से उसके स्पोरोजॉइट्स रिलीज होते हैं। स्पोरोजॉइट्स रिलीज होकर लिवर सेल में जाएंगे, लिवर सेल से ब्लड सेल में जाएंगे, ब्लड सेल से क्या होगा, ब्लड सेल में जाने के बाद वो उसी के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, और जैसे जैसे वो डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे ब्लड सेल्स बर्स्ट होती हैं, जिसकी वजह से हीमोजॉइन रिलीज होता है, और हीमोजॉइन रिलीज होने की वजह से बाउट्स ऑफ फीवर आते हैं। ऐसे ही कुछ हद तक सेम क्या होता है, डेंगू के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको हेडेक होगा, बार बार सर में दर्द होगा, हाई फीवर आएगा, बीपी लो हो सकता है, मसल पेन, जॉइंट पेन और रैशेस भी हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।